हेलो स्टूडेंट, आज का आपका जो टॉपिक होगा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। आइए देखिए, यहाँ पर ए और बी दो सदिश, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इस थीटा कोण पे दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसे हम क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, सदिश गुणनफल कहिए या क्रॉस, इसीलिए इस गुणनफल को हम क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं। तो a क्रॉस b बराबर मापांक b साइन थीटा n के का मान होता है, जहां थीटा का मान 0 और पाई के बीच में होता है या बराबर होता है। यहाँ ध्यान देने बात यह है, एन कैप है। हमने बताया था कि जब कभी किसी भी सदिश के ऊपर कैप लग जाए तो इसका मतलब कि वह इकाई सदिश होता है। इस इकाई सदिश का इस पूरे वास्तविक संख्या पे मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मान एक सदिश के रूप में होगा। इसीलिए इस गुणनफल को हमने क्या नाम दिया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो आपने क्या देखा कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है जो a क्रॉस b बराबर a b का मापांक परिमाप उनके बीच की कोण साइन थीटा n कैप के रूप में प्राप्त होता है, जहां पे थीटा का मान 0 से पाई बीच में। ये n कैप क्या है, n कैप जहां सदिश a और b दोनों लंब इकाई सदिश दोनों पे लंब इकाई है। इसका मतलब कि ये जो लंब सदिश है ये दोनों पे है, ए और बी दोनों पे है, और इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्ती क्रम में है। ए बी और एन कैप दक्षिणावर्ती क्रम में ये दक्षिणावर्ती क्रम का मतलब क्या होता है, अर्थात इधर से ए है, इसके बाद दूसरा इधर आएगा बी और इसके इधर में ये लंबवत सी होगा। ये सी है, ये इन दोनों पे भी लंबवत है। या हम ये कह सकते हैं कि एन के सदिश ए और बी वाले तल पर लंबवत सदिश है। अर्थात दो सदिश अगर इस बोर्ड पे है तो बोर्ड तल हो गया, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर नहीं है बल्कि बोर्ड पर इसे लंबवत है। कैसा है, लंबवत। तो ये जो सदिश यहाँ से निकलेगा, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको ग्राफ में ऊपर की तरफ दिखाए हैं, वह क्या होगा, इस तल पर लंब सदिश होगा। या हम ये कह सकते हैं कि वह ए और बी दोनों पर लंब सदिश होगा, जो इकाई सदिश के रूप में प्राप्त है। तो बहुत सरल है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका मान a क्रॉस b बराबर मापांक b साइन थीटा n कैप के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ थीटा का मान 0 से पाई के बीच में हो और n कैप का जो मान है वो a और b दोनों पर लंब है। अर्थात n कैप से हम जानते हैं कि ये सदिश गुणनफल है। ये तो हमने देखा। अगर इसी में हम कह दें कि ये n कैप है, दोनों साइड क्या ले लें, वेक्टर a क्रॉस b का मापांक ले लें, तो क्या बन जाएगा, मापांक a मापांक b साइन थीटा और n थीटा। यहाँ पे मापांक a मापांक b, इसका दो बार मापांक निकालिए या एक बार मापांक निकालिए, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि धनात्मक का मापांक धनात्मक आता है। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान इसके बीच में रखा गया है, तो साइन थीटा में मापांक लगाएंगे तो जो थीटा हो जाएगा, तो हम चलिए यहाँ पे मापांक अगर लगा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता ये। और एन कैप, ये एन कैप के रूप में एन कैप की वैल्यू कितनी होगी, एक, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाप एक होता है। उस कंडीशन में अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा a क्रॉस b
बटे में ऐसे ए क्रॉस बी मापांक ए और मापांक, क्योंकि एन कैप बराबर ए, ये जो वैल्यू है यहाँ से तो हमने देखा साइन थीटा का ए क्रॉस बी का मापांक के मापांक में, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट्स है दिए गए सदिश गुणनफल। ठीक अदिश गुणनफल की तरह सदिश गुणनफल के भी कुछ विशेष निष्कर्ष प्राप्त होंगे। तो हम आएंगे सदिश गुणनफल के कौन से निष्कर्ष हैं, कौन से निगमन हैं, उनके बारे में। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ विशेष तथ्य हैं और निष्कर्ष हैं। तो विशेष निगमन, विशेष विशेष तत्व में क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको अगर जानते रहोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पे ही प्रश्न सॉल्व होंगे। तो पहला तो हमारा मान यही है कि ए और बी, कह रहा है कि सदिश ए और सदिश बी, पहला ए और बी यदि समांतर तो निश्चित तौर पर थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। उस कंडीशन में साइन थीटा का मान क्या होगा, 0, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0, साइन 180 का मान भी 0। तो वहां पे वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। तो आपने क्या देखा कि दो सदिश अगर समांतर है तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है। ए क्रॉस बी बराबर कितना सरल है कि दो सदिश समांतर हैं तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है। अगर वे समरेख भी हैं तो भी सदिश में उनका सदिश गुणनफल 0 होगा। तो आपने क्या देखा कि दो सदिश अगर समांतर हैं तो उनका सदिश गुणनफल 0 होगा। पहला पॉइंट। इसके बेस पर कई क्वेश्चन बनते हैं, कहा जाता है कि दिखाइए कि ये दो सदिश हैं, इनका गुणनफल क्या होगा, कैसे होगा और कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन देखिए ये चाहे घटक रूप हो चाहे बिना घटक रूप हो, दोनों में लागू होते हैं, दोनों के रूप में ये वैल्यू प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कहा कि यदि हमारे पास मान लीजिए दो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, दो सदिश हैं ए बराबर, यहां पर आई प्लस जे प्लस और बी बराबर दिया है 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये घटक रूप है, घटक रूप, ठीक है। तो निश्चित तौर पे ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो पहले तो हम बताएंगे आपको कि कैसे घटक रूप में इनका गुणा करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर हम समझाएंगे कि इसके आधार पर समांतर कैसे है। तो समांतर के लिए पीछे आपने पढ़ा भी है कि दो सदिशों के समांतर कब होंगे, यदि ए बराबर लैम्डा या बी बराबर लैम्डा। तो यहां से देखते हैं कि जो बी का मान है वो कितना होगा, 2 है। तो ए और बी कैसे होंगे, समांतर होंगे। ये पीछे वाला टॉपिक बताएगा। यहां पे हम क्रॉस गुणा करके दिखाएंगे कि कैसे होंगे, समांतर होंगे। कैसे समांतर होंगे, क्रॉस गुणा करने से पहले हम आते हैं कि यदि घटक रूप दिया हो, कौन सा रूप, घटक रूप, तो उसका सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि बिना घटक रूप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। तो हम देखेंगे ये भी समांतर है, तो अगर हम यहां से a क्रॉस b ज्ञात करें तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। जिसको हम a क्रॉस b कैसे ज्ञात करते हैं, उसके ज्ञात करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आते हैं सेकंड टॉपिक कि a क्रॉस b कैसे ज्ञात करते हैं। यदि घटक रूप दिया हो तो a क्रॉस b कैसे हम हल करेंगे। जब घटक रूप हो तब सदिश
जब घटक लिखो सदिश गुणनफल बहुत ही सरल है। हमारे पास a बराबर दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3 और b बराबर दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3। तो बहुत सरल है, वेक्टर a क्रॉस। अब a क्रॉस b हम सॉल्व करेंगे, यहां से वैल्यू को हम प्राप्त करेंगे। तो इस a क्रॉस b के लिए हम सारणी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सारणी का प्रयोग, क्योंकि वो आसान होता है। तो सारणी के प्रयोग के द्वारा हम हल करेंगे तो हो जाएगा i j और यहाँ हो जाएगा a1 a2 और a3, अर्थात इस पंक्ति में पहले सदिश के गुणांक i j के और यहाँ पे b1 b2 और अब इस सारणी का इसे हम सारणी बोलते हैं। जो सारणी के टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि ये मान कैसे करते हैं। तो बहुत सरल है, यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। अब करना क्या है, i लेना है, इस वाले लाइन को छोड़ना है और इस वाले लाइन को छोड़ना है। इन दोनों को हम छोड़ेंगे तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे a2 a3 b2 फिर माइनस j। अब j लेंगे तो इस वाली लाइन को छोड़ना है, बीच वाली को, और ऊपर वाली लाइन को छोड़ना है। यह जाएगा a1 b1 और यहाँ से a3 और लास्ट में हो जाएगा आपका k और पुनः यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि आपका यह रहेगा इस लाइन को छोड़ना है और ऊपर वाली लाइन छोड़ना है। तो जाएगा a1 b1 और यहाँ से a2 और बड़े आसानी से हम प्रसार करेंगे। और जैसे ये प्रसार करेंगे तो हम देखेंगे अब इसको हल करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, बहुत सरल है। यहाँ तो i रहेगा, चलिए इसे हम यहाँ डिवीजन करते हैं बड़े आसान तरीके से। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ देखिए i और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें ध्यान रखना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है फिर ऐसे। अगर आपने पहले ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया गलत हो जाएगा। तो पहले ये a2 b3 माइनस, अब यहाँ पर a3 इसको सॉल्व कर लेना है, फिर माइनस j, यहाँ फिर वही चीज इसका मल्टीप्लाई पहले करना है a1 b3 माइनस यहाँ से a3 b2 और लास्ट में प्लस k। और बड़े आसान तरीके से फिर वही नियम a1 b2 माइनस a2 और बड़े आसान तरीके से हम दिए गए मान को प्राप्त कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं और जो रिजल्ट होगा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा क्या a क्रॉस b की वैल्यू बड़े आसानी से ज्ञात हो गई। इसे हम कहते हैं a क्रॉस b। अगर कोई भी घटक दिया हो तो इस प्रकार से हम उसका मान हल कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जब घटक दिया होगा तो आपको इस प्रकार से सारणी का प्रयोग करके उसके मान को हल करना है। ये रहा सेकेंड पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि अगर दो सदिश समांतर हैं तो आपने देखा कि उसका गुणनफल शून्य है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर दो सदिश, तीसरा दो सदिश समान हैं, अगर दो सदिश समान हैं, समान बराबर है, तो निश्चित तौर पर कैसे होंगे, सदैव होंगे या समांतर होंगे। सदैव मतलब ओवरलैप करेंगे या फिर समांतर होंगे। उस कंडीशन में वेक्टर a क्रॉस a बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि दो सदिश समांतर होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल शून्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार से दो सदिश a और a दोनों बराबर हैं तो उनका सदिश गुणनफल शून्य होगा। इसी क्रम में अगर इसमें हम i j और k मतलब इकाई सदिश जो घटक के रूप में होते हैं उनको लें तो हम देखेंगे i क्रॉस i बराबर 0, j क्रॉस बराबर 0 और k क्रॉस बराबर। तो हमने क्या देखा कि दो सदिश जो समान होते हैं चाहे वो i j के इकाई सदिश हो किसी भी रूप में तो उनका सदिश गुणनफल शून्य होता है। इस प्रकार का कोई सदिश है, समरेख कहा जाए, समांतर कहा जाए या बराबर है तो उनका आपस में सदिश गुणनफल शून्य होता है।
फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर कि अगर दो सदिश इस प्रकार दिए हों कि वो लंबवत हो। कैसे हो? दो सदिश कैसे हो? लंबवत अपना पॉइंट आते जाइएगा, दो सदिश लंबवत। अगर लंबवत है तो निश्चित तौर पे साइन थीटा का मान क्या होगा? 1, क्योंकि थीटा का मान दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री। ये दिया हुआ तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में हम देखेंगे कि वेक्टर a क्रॉस b बराबर क्या होगा? वेक्टर का मापांक a, मापांक b, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? मापांक a, मापांक b, और ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त होगी। और उस कंडीशन में अगर इसका आप परिमाप निकालें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मापांक a और मापांक b, क्योंकि मापांक n की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या देखा आपने? दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाप उनके अलग अलग परिमापों के गुणनफल के बराबर होता है जब दोनों सदिश लंबवत हो। कैसे हो? इसी क्रम में अगर हम ये ले लें यहां से, अगर हम n कैप की वैल्यू प्राप्त करें, क्या प्राप्त करें? n कैप की, तो निश्चित तौर पे ये क्या आ जाएगा? a क्रॉस b, a क्रॉस, और बटे में क्या जाएगा आपका? मापांक a और मापांक। लेकिन ये कब होगा? जब थीटा बराबर क्या हो? नहीं, लंबवत। कैसा हो? लेकिन अगर ये कहा जाए कि लंबवत नहीं है तो क्या होगा? तो अगला पॉइंट कि दो दिए गए सदिशों पे लंब इकाई सदिश, दो सदिशों पर लंब इकाई, ये सब पॉइंट है अलग अलग। ये पांचवा, दो दिए गए सदिशों पे, दोनों सदिशों पे लंब इकाई सदिश, दोनों दिए गए सदिशों पे लंब इकाई सदिश। तो आपने देखा क्या कि वेक्टर a क्रॉस b बराबर है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा और n कैप। यहां से अगर हम n कैप की वैल्यू निकालें तो क्या जाएगा? वेक्टर a क्रॉस b बटे में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन। और इस मान को हम क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं वेक्टर a क्रॉस b बटे में a क्रॉस b का, जो पहले पॉइंट बताया था दूसरे पॉइंट, a क्रॉस b अपॉन मापांक a क्रॉस b। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया कि n कैप बराबर a क्रॉस b बटे में a क्रॉस b का। तो हमने देखा क्या, यदि कोई सदिश, दो सदिश दिए हों और दोनों पे लंब सदिश, दोनों पर लंब इकाई सदिश पूछे तो दोनों का क्रॉस गुणनफल बटे उस गुणनफल का मापांक से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई सदिश। अब जैसे इकाई सदिश प्राप्त हो गया तो इसके बेस पे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। दो सदिश दिए हुए हैं, कह रहा है दोनों पे लंब सदिश की इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, या इसे क्या बोलते हैं? दो सदिशों से प्राप्त तल, दो सदिशों से प्राप्त तल पर लंब सदिश, दो सदिशों पर लंब सदिश या दो सदिशों से प्राप्त तल इस तल पर लंब सदिश, दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पर। तो दो सदिशों के प्राप्त तल का लंब सदिश, लंब इकाई सदिश a क्रॉस b बटे मापांक a क्रॉस b होता है, जो बड़े आसानी से प्राप्त होते हैं। अब कह दे कि दो सदिश दिए हैं, इन दोनों के लंब एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 5 हो, तो हमें क्या करना है? दोनों पे लंब इकाई निकालना है इस प्रकार से। अब इसमें 5 से गुणा करते ही क्या बन जाएगा? वह सदिश जो दोनों पे लंब होगा परिमाप 5 होगा, जो पहले की तरह क्वेश्चन है। तो इकाई सदिश ज्ञात करना है। इसी क्रम में अगर हम कहें कि दो सदिशों पे लंब इकाई सदिश में केवल सदिश ज्ञात कीजिए, क्या शर्त है? दो सदिशों पर लंब सदिश, अर्थात दो सदिशों पर लंब सदिश या
तल, दो सदिशों पर से प्राप्त तल पर लंब, तल पर लंब सदिश जिसमें दो सदिश दिए हो, दो सदिश दिए हो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर लैम्डा ए क्रॉस, यहाँ पे लैम्डा क्या है, वास्तविक, क्या है, लैम्डा वास्तविक। तो यहाँ पे C बराबर लैम्डा ए क्रॉस बी के रूप में प्राप्त, ठीक है, समझ में आया। बहुत सिंपल है कि अगर लंब सदिश पूछे तो लैम्डा ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेंगे, लैम्डा का मान दिए गए अनुसार हम ज्ञात कर लेंगे शर्त के अनुसार, और अगर इकाई पूछे तो यहीं पे लैम्डा हट जाएगा और बटन क्या जाएगा, मापांक ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो बड़े आसानी से हमने देखा कि दो सदिशों पे लंब इकाई सदिश क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि दो सदिश अगर दिए हुए तो निश्चित तौर पे वो किन नियमों का पालन करते हैं, दिए गए दो सदिश हैं तो किन नियमों का पालन करते हैं। पहला कि A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं होते, अर्थात यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होगा क्योंकि एक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब इसी क्रम में हम आते हैं कि अगर A क्रॉस B बराबर नहीं है B क्रॉस A के, तो किसके बराबर होगा, A क्रॉस B बराबर हो जाएगा माइनस B क्रॉस A क्रॉस B हो जाएगा क्या, माइनस B क्रॉस। अब इसको और इकाई सदिश को लेकर के इसमें हम घटक के रूप में एक चीज बताना चाहते हैं। तो देखिए I क्रॉस J, अभी क्या था, I क्रॉस I 0 था, अब I क्रॉस J, तो आप देखेंगे I क्रॉस J की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यों, I और J दो सदिश हैं, इन दोनों पे लंब सदिश, दोनों पे लंब सदिश कौन सा होता है, K होता है, क्योंकि I J K हमने पढ़ा है, I J K कैसे होते हैं, x x y x और z के अंदिश होते हैं, और ये बड़े आसानी से ये I ये J और ये K होते हैं, और तीनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, और बड़े सिंपल रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम J क्रॉस I करें तो क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते, कैसे होते हैं, तो I J का मान क्या है, अगर इसको चेंज करेंगे तो मान माइनस में आएगा, ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार J के और K के का मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत सरल होता है, ये साइक्लिक चलते हैं, कैसे चलते हैं, साइक्लिक। इनको आपको याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल तरीका है कि इसको हम लेंगे साइक्लिक, ऐसे यहां ले लेते हैं I, यहां ले लेते हैं J और यहां ले लेते हैं, अब देखिए I क्रॉस J बराबर K, I क्रॉस J बराबर J के बाद क्या आता है, J क्रॉस K बराबर, और K क्रॉस I बराबर, लेकिन अगर इनका क्रम उल्टा कर दें, I क्रॉस K उल्टा कर दें, I क्रॉस I पे J आता है लेकिन K आ गया, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू लास्ट वाला ही आएगा J, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो इस रूप में इसको भी हम इसको शामिल कर लेते हैं। फिर हम आते हैं कि यह सदिश गुणन का योग पर बंटन नियम का पालन करता है, सदिश गुणन योग पर बंटन नियम का पालन करता है, अर्थात A क्रॉस P प्लस C अगर सदिश दिए हुए हैं तो यह आएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस, बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस कैसे निकालना है वो हमने घटक के रूप में बताया कि बड़े आसानी से उसकी वैल्यू को हम हल कर सकते हैं। इसी रूप में हम आते हैं कि यदि दो सदिश, दो दिए गए त्रिभुज की, दो दिए गए त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो यहाँ पर A और T, तो त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो वो हो जाएगा हाफ मापांक A क्रॉस, अर्थात यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ A क्रॉस B होता है।
ए क्रॉस बी कैसे होता है अभी बताया, सारणी के आधार पर बड़ी आसानी से आप ए क्रॉस बी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये कह दे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का, तो सिंपल सी बात है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और बी, यहां से ए और बी, ए और तो ज्यादा नहीं सेम होगा। देखिए अगर उसको मिला दें तो दो त्रिभुज हो गए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का दो गुना, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वेक्टर ए क्रॉस बी का। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दो सदिशों से निरूपित है तो उसका सदिश क्षेत्रफल a क्रॉस b का मान होता है और उसका केवल क्षेत्रफल a क्रॉस b का परिमाण होता है। a क्रॉस b अगर आपको ज्ञात करना आ गया तो बड़े आसानी से इन पॉइंटों के आधार पर सही कोई भी क्वेश्चन हो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और इसी क्रम में हम लेते हैं कि a क्रॉस b, सबसे मेन पॉइंट है इन पॉइंटों को याद रखने का कि a क्रॉस b ज्ञात कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके, हालांकि हमने बताया भी घटक के रूप में, एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं कि a क्रॉस b कैसे ज्ञात करें। क्योंकि a क्रॉस b अगर ज्ञात करना आ गया आपको तो लगभग सदिश के इन जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंटों के आधार पर बड़ी आसानी से सारी वैल्यूओं को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यदि हमारे पास a बराबर दिया हुआ है i + 2j - 4 और b बराबर दिया हुआ है 2i - j प्लस, कह रहा है कि a क्रॉस b क्या है। तो हमने बताया सारणी का प्रयोग करिए क्योंकि अब i का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान बड़ा हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, a पर यहाँ रखेंगे i j के, यहाँ पर 1 2 और -4 चिन्ह के साथ, यहाँ पर 2 -1 और बहुत सिंपल तरीके से i इस लाइन पे छोड़ेंगे, इस लाइन पे छोड़ेंगे। हालांकि डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो लेकिन मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ जिससे गलतियां होने के चांस कम हो। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व, फिर -j इस लाइन पे छोड़ेंगे, इस लाइन पे छोड़ेंगे, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -4 और लास्ट में यहाँ k और इस लाइन पे छोड़ देंगे, इस लाइन मतलब पंक्तियों इस तरह को छोड़ना है आपको 1 2 2 और माइनस, और बड़े आसानी से इनको सोल्व करना है। देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। इधर से अगर हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसमें से इसको घटाया तो गलत हो जाएगा, चिन्ह का अंतर आ जाएगा। 2 1 जा 2 -4 1 जा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर -j 1 का गुणा 1 में माइनस यहाँ ब्रैकेट और 4 दूना 8, यहाँ माइनस करना है तो माइनस और फिर लास्ट में k यहाँ पे 1 का 1 है -1 -2 दूना, जोड़ना घटाना आता है आपको बड़े आसानी से। 2 में से 4 घटाओगे तो -2i, यहाँ 8 और 1 9 -9 ये क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 और 1 5 तो -5। और बहुत आसान तरीके से वेक्टर a क्रॉस b की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से a क्रॉस b की वैल्यू हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो हम a क्रॉस b के आधार पर मान निकाल सकते हैं जब घटक दिया हो। लेकिन जब घटक नहीं दिया है तो उसमें भी हम a क्रॉस b समांतर कंडीशन वगैरह लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी हो आपको ध्यान रखना है अपने तथ्य को, अपने मान को और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही सरल है, आप इन चीजों को याद रखेंगे तो लगभग 90 या 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ही क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि सारे मान इसी बेस पे हैं, सिर्फ अपने दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा बेसिक रखना है और जो पूछा उसको सॉल्व करना है। इस कड़ी में सबसे लास्ट पॉइंट है सदिश गुणनफल के आधार पर कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी। ज्यामितीय व्याख्या तो बहुत ही सरल है, आपने देखा a क्रॉस b है, यहाँ पर ज्यामितीय व्याख्या ये हम यहाँ लेते हैं a b c और
इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं, अगर ये ए है तो निश्चित तौर पर इधर भी क्या होगा, ये ए होगा, इधर बी है निश्चित तौर पर इधर भी क्या होगा, ये बी होगा। ठीक, यहां से वैल्यू प्राप्त होगा। अगर हम इसको ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लीजिए और चाहे ऐसे ले लीजिए, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो हम देखते क्या है कि ए क्रॉस बी अगर प्राप्त करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस ए क्रॉस, तो बहुत ही सरल होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, मापांक ए मापांक बी साइन और एन क्या होगा, अब एन का तो इकाई सदिश है, क्या है इकाई सदिश। तो यहां से देखते हैं कि जो मान है, अगर इस एन कैप को हटा दिया जाए यहां से, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा। और यहां भी जब से प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि किसी दिए गए सदिश, जो सदिश, हाँ, दो दिए गए सदिश के सदिश गुणनफल का परिमाप उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसकी दो भुजाएं दिए गए इन दोनों सदिशों से निरूपित हैं। अभी हमने बताया था क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का, तो क्या देखा आपने, किसी दिए गए दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाप उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसकी दो भुजाएं दो सदिशों से निरूपित हैं। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, मापांक बी साइन थीटा एन कैप अर्थात सदिश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसका, समांतर चतुर्भुज। तो ये भी कह सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उस समांतर चतुर्भुज के सदिश क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसकी दो आसन भुजाएं दिए गए दो सदिशों से निरूपित है। इस प्रकार से आप इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कर सकते हैं। तो आप जो आज बताया गया इसके बेस पे अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करिए, जो कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और घर बैठे आप अध्ययन करते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।